हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, 6 क्लास की ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम लोग आज अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पृथ्वी के स्वरूप, पृथ्वी के स्थल स्वरूप। बच्चों, हमारी पृथ्वी पर, जैसे कि आपने 6 क्लास की इस एनसीईआरटी में समझा था कि हमारी पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें। बच्चों, आप लोग जब ग्लोब लेके आते हो मार्केट में, आप पृथ्वी के आकार का ग्लोब मिलता है, ठीक है। आप मार्केट से लेकर आते हैं तो उस मार्केट के उस ग्लोब में देखते हैं, उस ग्लोब पर आपको कुछ स्थल रूप, कुछ जगह पे पानी, कुछ जगहों पर पहाड़ और कुछ रेखाएं दिखाई जाती हैं, जिनके बारे में आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि देशांतर और अक्षांश, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, उनके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन कर चुका हूँ, डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो बच्चों, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के स्थल रूप। आखिर पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं। अब स्थल रूप की बात करूँ तो स्थल रूप में पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको देखो बच्चों, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान और झील, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ियाँ, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप में मिलेंगी। बच्चों, पृथ्वी का जो ऊपर का स्वरूप होता है उसको हम बोलते हैं पृथ्वी का भौगोलिक स्वरूप, यानी कि उसके स्थल रूप स्वरूप। अब पृथ्वी पर एक तरफ तो पानी भी है और दूसरी तरफ स्थल भी है, तो उस स्थल में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी बेटा? पर्वत मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, पहाड़ियाँ मिलेंगी, पठार मिलेंगे और आपको द्वीप पढ़ने को मिलेंगी। ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास को, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आती है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी कमेंट ज़रूर शेयर करें। बेटा, मेरा उद्देश्य सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्राइब करना नहीं है, आपसे मांगना चाहता हूँ आपका सपोर्ट, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छा दे सकूँ, आपको बता सकूँ कि कैसे हम एनसीईआरटीज़ को पढ़ेंगे और कैसे इन चीज़ों को समझेंगे बच्चों। बच्चों, पृथ्वी की सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं और स्थल रूप क्या है? ऊंचे, कहीं ऊंचे है, कहीं नीचे है, कहीं खाइयां बनी हुई है तो कहीं पर्वत है। खाई का मतलब होता है गहराई और वहीं पर्वत का मतलब होता है बेटा उठान। इस तरीका से देख रहे हैं बच्चों, ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हुए हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। आखिर ये गति हो क्यों रही है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर लगातार क्या हो रही है? गतियां हो रही हैं। और कौन सी वाली गति हो रही है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की प्लेटें पाई जाती है जो एक दूसरे की ओर क्या कर रही होती है? गति कर रही होती है। या तो एक दूसरे की ओर गति कर रही होती है या एक दूसरे से दूर जा रही होती है, जिसके कारण ऊपर की बनावट बनती है बच्चों। पृथ्वी प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं उठी हुई तो कहीं धसी हुई होती है। बच्चों, पृथ्वी पर जितने भी स्थल रूप हैं, पृथ्वी पर जितने भी पहाड़, जितनी भी खाइयां हैं बच्चों, उनका कारण ये है कि पृथ्वी के अंदर कई सारी छोटी बड़ी क्या है? माइनर माइनर प्लेटें बनी हुई हैं। ये प्लेटें होती हैं जो या तो एक दूसरे की ओर गति कर रही होती हैं या एक दूसरे के विरोध में गति कर रही होती है, जिसके कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह की बनावट बनती है। ऊपरी सतह पर पर्वत, पहाड़ या मैदानों का निर्माण होता है बच्चों। क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थल है, वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई या बाड़ी ढाल को हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। 8000 मीटर तक की पर्वतों के अगर मैं नाम बोलूं, 8000 मीटर से अधिक ऊंचे के, तो आपका माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे, मतलब इस पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा पर्वत अगर कोई है तो माउंट एवरेस्ट, जो आपके भारत और नेपाल की सीमा के साथ साझा कर रहा है। नेपाल, ये हिमालय की गोद में बसा हुआ पर्वत है, जो आपके नेपाल क्षेत्र में पड़ता है, जिसको हम नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सागर माथा भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8848.16, जो अब लगातार बढ़ रही है और आधुनिक वैज्ञानिकों की माने तो इसकी लंबाई 8848.20 मीटर की समथिंग, मतलब 2020 मीटर के लगभग है। ऐसा समझ लीजिए 8 किलोमीटर से ऊपर है बच्चों। एक क्रिया तो आपने ये समझी। प्रथम क्रिया क्या है? आंतरिक क्रिया, जिसमें बहुत सारे पृथ्वी पर क्या है? कहीं सतह उठी हुई है तो कहीं धसी हुई है। और दूसरी बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया कौन सी होती है बच्चों? स्थल का लगातार बनना या टूटने की प्रक्रिया। मतलब कि अब
आपने अंदर प्लेटें वाली समझ ली, प्लेटें क्या है, प्लेटों के अंदर क्या हो रही है, गति हो रही है, तो हमें पर्वत और पहाड़ वगैरह या नदियां या खाई वगैरह का निर्माण हो रहा है। लेकिन ऊपर ये पर्वत क्या होते हैं, धीरे धीरे अपनी सतह को क्या करते हैं, तोड़ते चलते हैं। तो सतह को तोड़ने पर क्या होता है, इन पर्वतों के आकार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन होगा। इस प्रकार हमें कई बार पहाड़ियाँ, छोटी पहाड़ियाँ, और कई बार हमें क्या होता है बच्चों, पठारों का निर्माण भी होता है। पृथ्वी की सतह टूट टूट कर घिस जाने को हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया द्वारा सतह नीची हो जाती, यानी कि ऊपर की सतह क्या हो जाती, कम हो जाती। जैसे पहाड़ अगर नीचे, बेटा पहाड़ का अगर ये हिस्सा टूट के गिर जाए, ये हिस्सा गिर जाए, तो ये जो नई आकृति बनेगी बच्चों, ये नई आकृति जो बनेगी, इसको हम बोलते हैं बेटा पठार। क्या बोलते हैं, पठार। निक्षेपण, निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसके निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। क्या होता है, फिर से। तो बेटा ये दो क्रियाएं समझ लो, एक अपरदन, दूसरा निक्षेपण। अपरदन में पहाड़ का निचला हिस्सा क्या हो रहा है, टूट टूट के बिखर रहा है। निक्षेपण में वही हिस्सा क्या हो रहा है, दोबारा निर्माण कर रहा है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु या बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों की ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों और पठारों और मैदानों को वर्गीकृत करते हैं। हमने 3 भागों में बांटा, पर्वत, पठार और मैदान। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वत की। पर्वत की सतह, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार क्या होता है, चौड़ा। कुछ इस टाइप से डिजाइन बनती है बच्चों, जिसमें ये आधार क्या होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर ऊंचाई क्या होती है, पतली होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, और इसकी जलवायु क्या होती जाती है बच्चों, ठंडी होती जाती है। रीजन ऑफ डेट, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा, एयर प्रेशर बढ़ेगा, और उस दौरान हमारे जो बॉडी, हमारे वायुमंडल का जो तापमान है, जलवायु है, वो ऊपर जाके क्या होने लगेगा, टेम्परेचर ठंडा होने लगेगा, और जलवायु ठंडी होने लगेगी। कुछ पर्वत हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिसे ऐसे पर्वतों को हम कहते हैं हिमानी। ऐसी बर्फ की कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ की नदियां होती हैं, इनको कहते हैं हम हिमानी। क्या कहते हैं, हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर भी होते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ही पर्वत होते हैं। बच्चों पृथ्वी की सतह के नीचे भी पर्वत होते हैं, मतलब कि आपके समुद्र वगैरह में भी पहाड़ होते हैं। जैसे कि लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, बेटा आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, टाइटैनिक। टाइटैनिक जो जहाज था, शिप में, वो जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान डूब क्यों गया, क्योंकि वो समुद्र के नीचे एक शिलाखंड, एक पर्वत, एक पहाड़ से टकराया, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हुआ था बच्चों, जो समुद्र के भीतर है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, तो कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर बच्चों आजकल पहाड़ों पर जो कृषि होती है, कुछ सीढ़ी नुमा कृषि होती है। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर बोलूं, चाय की खेती। किसकी खेती, चाय की खेती। पर्वत की एक रेखा के रूप में अगर व्यवस्थित होते तो उसे क्या कहते हैं हम, श्रृंखला। मतलब जब कभी कई सारे पर्वत एक श्रृंखला के रूप में हो, तो ऐसे पर्वतों को हम कहेंगे पर्वतों की श्रृंखला। क्या कहेंगे, पर्वतों की श्रृंखला। बच्चों बहुत से पर्वत समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे कि हिमालय, आल्प्स, एंडीज, ये क्या है, क्रमशः यूरेशिया और एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं। तो एशिया में कौन सा पाया जाता है, हिमालय। यूरोप में आल्प्स, और दक्षिण अमेरिका में बच्चों आपका पर्वत हिमालय। पर्वत की ऊंचाई व आकार में भिन्नताएं होती हैं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर इस ऊंचाई को देखिए और यहां ऊंचाई देखिए, क्या है, भिन्नता खड़ी हुई है, बार बार क्या है, भिन्नताएं बनी हुई है। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित, मतलब महासागर के अंदर बता रहे हैं बच्चों, मॉन्की पर्वत हवाई द्वीप पर स्थित है। यह सागर की सतह के नीचे स्थित है, जिसकी ऊंचाई करीब सागर के अंदर, अब मतलब बच्चों ये सागर के नीचे स्थित है, यानी कि इसकी जो गहराई है, ये सागर के अंदर 10,205 मीटर के लगभग है, और जो एवरेस्ट पर्वत से भी थोड़ा सा बड़ा पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला बलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत पर्वत, और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। यू मीन टू से बलित पर्वत कुछ इस टाइप से होते बच्चों, और भ्रंशोत पर्वत जब दो पर्वतों के बीच का हिस्सा क्या हो जाए, नीचे दब जाए, क्या हो, नीचे दब जाए, तो ऐसे में भ्रंश उत्पन्न होते हैं। और ज्वालामुखी जिनसे लावा बाहर निकलता है। हिमालय और आल्प्स
पर्वत बलित पर्वत है। बलित पर्वत यानी जब दो प्लेटें हैं, पृथ्वी के अंदर की दो प्लेटें क्या हो आपस में टकराती हैं तो उससे इस तरीका के पर्वतों का निर्माण होता है, बलित पर्वत, जिनकी सतह क्या है ऊबड़ खाबड़ और शिखर कैसा होता है, जो उनका हेड होता है वो कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, मतलब कि कौन शेप में। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स अपनी इंग्लिश मीडियम में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश की लैंग्वेज में भी बोल रहा हूँ। भारत की अरावली श्रेणी, अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? विश्व की सबसे पुरानी भारत की अरावली श्रृंखला। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है और उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। कैसे है? गोलाकार। इनकी ऊंचाई कैसी होती है? कम होती है। बच्चों ऐसा नहीं है कि हर पर्वत की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो, पर्वतों की ऊंचाई भी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ये भिन्न प्रकार की ऊंचाई पाई जाती है। ये कुछ पुराने बलित पर्वत थे। मतलब बच्चों मैं आपको जीएस का एक पार्ट पढ़ाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हमारी पृथ्वी पर सतह का निर्माण हुआ कैसे था। तो उसमें आपको समझाऊंगा कि इन सतहों का निर्माण में ये पुराने पर्वत और बलित नए पर्वतों में आखिर अंतर क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं हिमालय पर्वत नया पर्वत है, मतलब कि ऐसा नहीं है बच्चों, एक टाइम पीरियड होता है उसमें हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। जब दो प्लेटें आपस में टकराई थी ना बच्चों, तब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। अब ये कैसे हुआ था, कैसे क्या हुआ था, इसकी एक अपनी अलग स्टोरी बच्चों। अभी सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी क्लास का टॉपिक समझ में आना चाहिए बच्चों। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार जो पर्वत बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भ्रंशोत्स पर्वत। क्या बोलते हैं? भ्रंशोत्स। मतलब कि जब एक पर्वत का ऊपरी हिस्सा टूट जाए तो इस प्रकार से क्या होता है? भ्रंश का निर्माण होता है। ऊपर हुए भ्रंश को हम क्या कहते हैं? उत्खंड या हास्ट, या आप इसे हास्ट, और नीचे को हम बोलते हैं द्रोणिका। नीचे को क्या बोलते हैं बच्चों? द्रोणिका। यहाँ पर मैं इसको शेयर लाइन कर दे रहा हूँ बच्चों, इससे आप इसको समझ सकें। भ्रंश क्या है? भ्रंश का उठा हुआ भाग। भ्रंश में दो भाग होते हैं बच्चों। भ्रंश में कभी जब जो भ्रंश पर्वत का वो हिस्सा, जो मान लो ये मेरा कोई पर्वत है, ठीक है बच्चों, और ये हिस्सा क्या हुआ? ऊपर से हट गया और ये आके क्या हुआ? इस साइड आके गिर गया। तो अब आप देख रहे हो, अब इसका जो एक भाग तो उठा हुआ है और दूसरा भाग क्या है? गिरा हुआ। तो उठे हुए भाग को तो हम बोलेंगे उत्खंड, यानी उठा हुआ भाग। क्या भाग? उत्खंड, उठा हुआ भाग। और नीचे हुए धसे भाग को बोलेंगे हम द्रोणिका। क्या? द्रोणिका। द्रोणिका का मतलब होता है बेटा नीचे, ग्रोवे। यूरोप की राइन घाटी तथा बॉसजैस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र का उदाहरण है बच्चों। एटलस में आपको, जिस बच्चों के पास जब भी आप भूगोल पढ़े बच्चों तो अपने पास एटलस की बुक हो या भारत या संसार का मैप हो, वो अपने पास रख लिया करिए बच्चों, जिससे क्या हो आपको आसानी से समझ में आ जाए, आप उस पर देख देख कर अपने आसानी से उसको बना सकें। अब बात करते हैं बच्चों ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होते हैं। मतलब ज्वालामुखी क्रियाओं कैसे? ये पर्वतों का निर्माण जो ज्वालामुखी होते हैं ना, उनसे निकलने वाले लावा से होता है। इनके निकलने वाले लावा क्या होता है? उसकी सतह पर इकट्ठा होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है? पर्वतों का निर्माण कर लेते हैं, पर्वतों का रूप ले लेते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित माउंट किलिमंजारो, जापान में फ्यूजमा इस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो जल का संग्रह किस प्रकार से करते हैं? जैसे कि बर्फ की नदियों के रूप में, प्राकृतिक नदियों के रूप में। दूसरा, ये उस क्षेत्र की जलवायु, जिस जिस क्षेत्र में हिमालय, जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, हिमालय का पर्वत हमारे भारत के लिए एक वरदान है। कैसे? क्योंकि हमारे भारत की जो जलवायु है विश्व के सभी देशों की जलवायु से क्या है? अलग है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन आपका हिमालय है। जब भी कभी यहाँ पे वायुदाब की पेटियां टकराती हैं तो वापस से वो वायु क्या करती है? वापस से उसी एरिया को वापस लौटा देती है। इससे हमें प्रभाव, हमारी जो ऋतु है उनमें परिवर्तन होता है। दूसरा, हमें समय पर पानी वगैरह, वर्षा वगैरह, इसका लाभ भी होता है। तो कई बार इसकी हानियां भी हो जाती है बच्चों। लैंडस्लाइड जैसे प्राकृतिक आपदाएं, कई बार इन पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं भी आती है बच्चों। बहुत सी नदियों के स्रोत इन पर्वतों और हिमालयों में स्थित हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। इन्हीं में कई सारे जलाशय बने हुए हैं। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिनके मुंह पर गर्म पानी की झील तक का निर्माण हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको ना समझ में आने पर आप मुझे कमेंट करेंगे बच्चों। अब पर्वतों में जो कभी कभी हम पर्वतों में क्या करते हैं,
पर्वतों से जो नदियां निकल रही होती हैं उनको रोककर हम बांध निर्माण कर लेते, क्या कर लेते, बांधों का निर्माण कर लेते, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, पन बिजली, क्या पन बिजली, पानी से बिजली उत्पन्न करने में करते हैं। नदी, घाटियां, बेदिकाएं कृषि के लिए, यानी कि अगर आपसे बोला जाए पर्वतों का उपयोग है या नहीं, वास्तव में पर्वतों का उपयोग है बेटा। किसी भी क्षेत्र की जलवायु, किसी भी क्षेत्र की प्रकृति किस बात पर निर्भर करती है, उसके भौगोलिक विस्तार पर, उसके भौगोलिक विस्तार पर, प्लस वो भौगोलिक विस्तार किस दिशा में हो रहा है, कितनी ऊंचाई पर हो रहा है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, ये काफ़ी सारी चीज़ें उस क्षेत्र की जलवायु पर क्या करती है, निर्भर करती है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, पर्वतों में ज़्यादा ऊंचाई पर अगर हम पर्वतों पर जाएं तो यहाँ वनों का अभाव होता है, पर पर्वतों की कम ऊंचाई पर वन हमें काफ़ी सारे मात्रा में मिलते हैं, जिनमें काफ़ी तरह की प्रकृति, वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चाय, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि की प्राणी होती है। और दूसरी बात, ये पर्वत क्या करते हैं, टूरिस्ट यानी सैलानी जो बाहर से लोग आते हैं, हमारे देश के या अपने देश के लोग, हम लोग क्या करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो हम उन लोगों को जो घूमने आते हैं या घूमने जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैलानी या टूरिस्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पर्वतों का लुत्फ एक उर्दू वर्ड है, मतलब कि आनंद उठाने के लिए क्या करते हैं, पर्वतों वाले शहरों में जाते हैं, जैसे कि नैनीताल है, आपका दार्जिलिंग है, ये सभी पर्वतों, वहाँ पर जाकर स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग, काफ़ी सारी मनोरंजन की क्रिया करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ ज्वालामुखी दिख रहा है बच्चों, एनसीईआरटी बुक्स में थोड़ा सा आपको छपा हुआ कम आ रहा है बच्चों। यहाँ देखिए ये लावा है बच्चों, जब ये लावा बाहर निकल जा रहा है तो कैसे धुआं बन रहा है और कैसे ये लावा की छींटें क्या हो रही हैं, आसपास के एरिया में जा रही हैं बच्चों। इससे क्या हो रहा है, ये काफ़ी समय बाद यहाँ पर ये परत के रूप में जमा हो जाता है और इस प्रकार ये क्या करता है, इस ज्वालामुखी पर्वत को, मतलब ज्वालामुखियों का क्या हो रहा है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है। दूसरी बात करते हैं बच्चों, पठार, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पठार। पठार क्या है, पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है, कुछ इस टाइप से बच्चों। ये पर्वतों में जैसे ऊपर जाके हम कौन से बना देते हैं, यहाँ कौन नहीं होता बच्चों, यहाँ ऊपर उठे तो होते, पर ऊपर की भूमि कैसी होती है, सपाट होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से तो ऊंचे उठे होते हैं और ऊपरी भाग मेज के समान होता है। और पठार में एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। ये क्या है, अब यहाँ पर देखिए, वैसे पर्वत में एक किनारा आ रहा था, लेकिन यहाँ देख रहे हो आप इस क्षेत्र में यहाँ पे दो किनारे आ रहे हैं। और मान लीजिए अगर मैं ऊपर खड़ा होऊंगा तो मुझे यहाँ किनारे कई सारी तरफ, और इसकी ये क्या है, ढाल है। ये क्या है, ढाल, ये कैसी है, खड़ी हुई ढाल है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं, जैसे भारत में दक्कन का पठार, जो महाराष्ट्र और गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये कुछ रीजन है जो जिन्हें हम बोलते हैं दक्कन का पठार, ये पुराने पठारों में से एक है। वहीं अगर बात करूँ केन्या, तंजानिया, युगांडा, ये पूर्वी अफ्रीका की क्या है, पठार है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ये इस प्रकार की क्या है, उदाहरण। वहीं अगर मैं बात करूँ तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक होती है। इसे ही हम बोलते हैं विश्व की छत। क्या बोलते हैं बच्चों, विश्व की छत। जैसा कि फिगर 6.5 में आपको पठार का एक चित्र दिखाया गया होगा। और बच्चों आगे चलते हैं। अच्छा, पठारों की खास बात क्या होती है, पठार में सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं मिनरल्स। क्या मिलते हैं, मिनरल्स यानी खनिज। उन मिनरल्सों की प्रचुरता यानी कि एनएफसीडी होती है बच्चों। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्रों पठारी भागों में स्थित है। जैसे कि आपको इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा भारत का फेमस पठार, जिसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ पर आपको मिलेगा। अफ्रीका की पठार में सोना और हीरे की खानें मिलती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार, जहाँ से हमें लोहा, कोयला, मैग्नीज आदि भंडारण पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल। जब कभी जल बहता हुआ अचानक पहाड़ से नीचे की ओर गिरे, क्या हो, नीचे की ओर गिरे, उस दौरान हम इस हिस्से को बोलते हैं, इस तरीका की जो आकृति होती है, तो इसे हम बोलते हैं जलप्रपात या वाटरफॉल। भारत में छोटे नागपुर पठार में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है बच्चों। लावा अब जब कभी ज्वालामुखी फटता है बच्चों, तो इससे हमें जो मिट्टी मिलती है वो होती है काली मिट्टी, जो उपजाऊ होती है, और खासकर सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है ये कपास के लिए। किसके लिए, कपास के लिए बच्चों। अब बात करते हैं मैदानों की। तो बच्चों
मैदान। मैदान कैसे होते हैं बच्चों? अभी तक आपने पठार और पर्वत के बारे में समझा। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं जिनकी जो बेस सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। मतलब इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, ये हल्के ही ऊंचे होते हैं बच्चों, और काफी समतल होते हैं, और कुछ उर्मिल और कुछ तरंगित होते हैं। जैसे कि आपका, मैं अगर उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के जो मैदान है, कुछ पश्चिम बंगाल का हिस्सा, यहाँ के जो मैदान है बेटा पर समतल है। यहाँ पहाड़ियाँ, पर्वत, पठार, ये चीजें हैं पर कम मात्रा में। तो यहाँ के जो मैदान है वो समतल है ज्यादातर। लेकिन अगर मैं दक्षिण भारत की ओर जाऊं तो यहाँ बेटा आप जैसे गुजरात के नीचे के लिए हिस्से से निकलोगे, यहाँ पर आपको इस साइड के हिस्से पे मिलता है पश्चिमी घाट, और बच्चों इस साइड के हिस्से पे मिलता है पूर्वी घाट। क्या? पूर्वी घाट। तो यहाँ की जो जमीन है वो हल्की सी ऊबड़ खाबड़ है, तो इसलिए यहाँ पर कृषि होना थोड़ा सा होती तो है पर मेहनत ज्यादा पड़ जाती है बच्चों। अधिकांश मैदान नदियां और उनकी सहायक नदियों द्वारा बने हुए। कैसे? जो नदियां आती हैं पहाड़ों से तो बच्चा अपने साथ लेके आती है पहाड़ों की टूटन या पहाड़ों की टूटन और मिट्टी का भाग। तो ये मिट्टी का भाग क्या करते हैं बच्चों? बच्चों ये मिट्टी का भाग क्या करते हैं? ये जैसे ही मैदानी भाग में आते हैं तो ये जो अवसाद लेकर आते हैं, इसको हम बोलते हैं अवसाद। ये अवसाद क्या करते हैं? इन मैदानों में जब इनका बहाव धीरा हो जाता है, जब बहाव धीमा हो जाता है तो उस कंडीशन में ये मिट्टी को छोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारे मैदान में हर वर्ष सालियों, मतलब आपको यूं बोले, जब कभी बाढ़ आती है या जब कभी नदी प्रवाह होता है या नदी का जल तंत्र बना होता है जिस जगह पर, तो वहां की जो मिट्टी होती है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार नई मिट्टी का जन्म देती रहती है। वहां नदियों द्वारा नई मिट्टी लगातार लाई जाती है, और ऐसी मिट्टी पर फसलें बहुत अच्छी तरीके से होती है बच्चों। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं पंजाब का रीजन, तो वहां सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों द्वारा उस मैदान को बनाया गया। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, जिसका मैदान आपका गंगा और यमुना नदी से बना हुआ है। और वहीं अगर मैं बात करूं पूर्वोत्तर भारत की, तो वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी से मैदान बना हुआ है बच्चों। नदियां पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और अपरदित करती रहती है, उन्हें अपरदित करती रहती है, मतलब उनको तोड़ती रहती है। इन अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर बहा ले जाती है और अपने साथ ढो जाने वाले पदार्थों जैसे बालू, पत्थर, सिल्ट को वो घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं, जिससे कि निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान। वहीं बात करूं चाइना में यांगटेजी नदी के मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी होते हैं और यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। मकानों को बनाने, खेती के लिए ये क्या है, मैदान बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और खासकर इन्हीं मैदानों में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। अब मैं बात करता हूं इन स्थल रूपों में और लोगों में कैसे इनके आपस में सम्मेलन होता है, मतलब कैसे ये लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्थल रूप में भिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। भाई पहाड़ों पर रहने वाले लोग गर्म कपड़े पहनेंगे, वहीं उत्तर भारत में रहने वाले लोग जब गर्मी का मौसम होता है तो सादा कपड़े पहनते हैं, वहीं गर्मी जाड़ों का मौसम होता है तो गर्म कपड़े पहनते हैं। और दक्षिण भारत के लोग का पहनाव उड़ान वो तो और भी अलग होता है बच्चों। मैदानी क्षेत्रों में जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, बिल्कुल सरल होगा। भाई पर्वतों में टेम्परेचर डाउन होगा तो वहां के टेम्परेचर के हिसाब से फसलें होंगी। ठीक है बच्चों, मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है बच्चों। विभिन्न प्रकार के स्तर रूपों पर रहने वाले लोगों का रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है बच्चों, और उनमें अंतर के साथ साथ अच्छा ज्यादातर जो प्राकृतिक आपदा होती है ना बच्चों, वो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में आती है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटों की गतियों के कारण होती है, जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, या आपका ज्वालामुखी फट रहा है। ये सभी ज्यादातर प्राकृतिक आपदा होती हैं बच्चों, और ये ज्यादा विनाशकारी भी होती हैं। आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करें और हम इन खतरों से अवगत कराएं लोगों को, ताकि वो क्या करें, सुरक्षित रह सकें। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक था। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, आपका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि स्थल रूप का
लोगों के साथ कैसा आपसी सम्मेल होता है, कैसा आपसी संबंध होता है, इसके बारे में उचित तरीकों से, उचित शब्दों में व्याख्या करिए बच्चों। बात बच्चों, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। बिल्कुल बच्चों, हेल्थ इज वेल्थ एंड गुड हेल्थ फाउंड, आपका एक अच्छा मस्तिष्क केवल उसी शरीर में निवास करेगा जिसका जो क्या हो, स्वस्थ हो। और स्वस्थ शरीर के लिए हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों, ताकि पर्यावरण अगर बिगड़ेगा तो हमारा जीवन भी क्या होगा, अस्त व्यस्त होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आज का चैप्टर आपका अच्छे से याद करिए, प्रैक्टिस करिए। जो सवाल या जो क्वेश्चन है जो ना समझ में आए बच्चों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय बच्चों।